बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 12, 11 चैप्टर आप फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के अंदर पढ़ चुके हैं। ये हमारा सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर है नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जाहिर है सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मीनिंग क्या हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो आइए सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन बनाने के लिए मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस पूरे वर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड करने लगा हूँ। कौन कौन से? एक इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है स्टैटिक्स। तो ये क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रो के यहां पे जो आपने मीनिंग लेने हैं, उसने पूरा तो नहीं लिखा, तो यहां इसके मीनिंग लेने आपने इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या मीनिंग लेने हैं इसके? इलेक्ट्रिक चार्ज। और आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में कि इलेक्ट्रिक चार्ज की टाइप्स दो हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आगे लिखा हुआ है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के मीनिंग है, आपको पता है स्टैटिक्स के मीनिंग है एट रेस्ट या इन रेस्ट, यानी साकिन। अब जरा इन दोनों वर्ड को मिलाएं। जो इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स के मैंने मीनिंग बताए हैं, तो ये क्या पढ़ा जाएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक चार्ज इन रेस्ट या इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। तो यहां से क्या समझ आया? यहां से ये समझ आया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम उन चार्जेस को स्टडी करने वाले हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, उन चार्जेस को स्टडी करने वाले हैं जो रेस्ट में है। वो चार्जेस जो मूव कर रहे हैं वो फिर से आगे नेक्स्ट चैप्टर है, हम यहाँ पे उन चार्जेस को स्टडी करेंगे या उन चार्जेस की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जो रेस्ट की हालत में हो। तो भी इसकी डेफिनेशन फिर क्या बनेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की? द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। कौन से? एट रेस्ट। अब देखा जाए तो डेफिनेशन मुकम्मल हो गई, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। हेडिंग भी यही बता रही है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा कर रहा हूं हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से। तो मैं इसमें लिखने लगा हूं अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यह है मुकम्मल डेफिनेशन। अब इसमें आप देखें, मैंने लिखा अंडर द एक्शन, यानी जेरे असर। किसके जेरे असर होंगे ये चार्जेस? इलेक्ट्रिक फोर्स के। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये क्या है? इलेक्ट्रिक, फिर से वही बात, चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस। आगे लिखा हुआ है फोर्स, यानी वो फोर्स जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान हो, यानी एक चार्ज दूसरे चार्ज पे रेस्ट की हालत में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स। खैर, अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे? लफ्जी मतलब तो बता दिया कि वो फोर्स जो चार्जेस के दरमियान हो। इसको डिफाइन करने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, फिर मैं इसकी डेफिनेशन बना लेता हूं इलेक्ट्रिक फोर्स की। वो एग्जांपल क्या है जरा सुनिए। अब देखें जरा, एटम की अगर मैं बात करूं, एटम में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन को तो छोड़ दें, वो चार्ज है ही नहीं, न्यूट्रल है। बाकी बचे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन इन प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, बाहर नहीं जा सकते। क्यों भाई? कोई तो फोर्स होगी जो इनको मिलाए हुए है, जो मजबूर किए हुए है कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के करीब ही रहेगा या उसके गिर्द ही रिवॉल्व करता रहेगा, तो कोई तो फोर्स है। तो वो फोर्स कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बुक में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फोर्स की डेफिनेशन, द फोर्स दैट कंबाइंस, जो मिलाती है, द चार्जेस, जो चार्जेस को मिलाती है, एंड फॉर्म,
और तश्कील देती है या शक्ल बनाती है या बनाती है क्या, एन एटम और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वो फोर्स जो चार्जेस को मिलाए और मिला के क्या बना दे, कोई एटम या मॉलिक्यूल बना दे, उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। तो भाई ये था इस चैप्टर नंबर 12 का इंट्रोडक्शन कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है और उसके अंदर जो ज़ेर असर होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के ज़ेर असर जो चार्जेस होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है उसकी भी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बता दिया है। पहले टॉपिक की तरफ जाएंगे। पहले टॉपिक का नाम है कूलम्स लॉ। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, शॉर्ट भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज बन के भी आ सकते हैं, तो ये पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन हो गया कूलम्स लॉ। अब क्योंकि ये लॉ है, कानून है, आपको पहले भी फर्स्ट ईयर में ये चीज़ आपको समझाता रहा हूँ कि जो कानून होता है, जो थ्योरम होता है, जो प्रिंसिपल होता है, उसकी तारीफ नहीं, उसका बयान होता है, उसकी स्टेटमेंट होती है। तो इसका मतलब कूलम्स लॉ की हेडिंग आपने डेफिनेशन नहीं देनी, आपने देनी है स्टेटमेंट, यानी चार्ल्स कूलम जो साइंटिस्ट है उसने क्या बयान दिया था। लेकिन उसके लिए पहले ज़रा एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो कानून होता है वो किसी ना किसी चीज़ के हवाले से होता है। तो पहले आप ये ज़रा जहन में रख लें कि कूलम लॉ जो है ये कानून किस चीज़ के हवाले से है, बाद में हम बयान पे जाएंगे। तो याद रखें कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स के हवाले से है। किसके हवाले से? इलेक्ट्रिक फोर्स के हवाले से, यानी दो चार्जेस जो रेस्ट में हैं उनके दरमियान फोर्स के हवाले से। तो आइए इसका बयान, इसकी स्टेटमेंट बनाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, मैं डायग्राम बना रहा हूं ताकि वहां से हम इसका बयान बनाते जाएं। लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस। क्या कहा? 2 पॉइंट चार्जेस। अब आप सोच रहे होंगे पॉइंट चार्जेस क्या हैं। डेफिनेशन सुनिए जरा पॉइंट चार्जेस की। ऐसे चार्जेस जिनके दरमियान फासला, जिनके दरमियान सेपरेशन उनके साइज से ज्यादा हो, ऐसे चार्जेस को कहा जाता है पॉइंट चार्जेस। मसलन ये देखिए जरा, ये चार्ज है, ये चार्ज है, मैंने साइन नहीं बनाया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कुछ भी हो सकते हैं, वो बाद में हम जाएंगे। तो इन चार्जेस के दरमियान जो सेपरेशन है वो यहां से लेकर यहां तक है, और अगर चार्ज का साइज देखें तो वो यहां से यहां तक, यानी ये है उसका जो डायमीटर है या उसका रेडियस है। अब क्योंकि सेपरेशन साइज से ज्यादा है तो इन्हें पॉइंट चार्जेस कहेंगे। अगर ऐसा होता कि ये चार्ज है और ये चार्ज है, सेपरेशन साइज से कम है, तो ये पॉइंट चार्जेस नहीं है। तो इसलिए याद रखिएगा कि ये पॉइंट चार्जेस हैं और कूलम लॉ एप्लीकेबल है ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। अगर वो पॉइंट नहीं होंगे तो कूलम लॉ को आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो फर्ज करें पॉइंट चार्जेस, एक का नाम है Q1, एक का नाम है Q2, यानी एक की वैल्यू Q1 है और एक की वैल्यू क्या है? Q2 है, और इनके दरमियान जो फासला है, सेपरेशन है, वो लेट से R है। कितना है फासला? R। अब अगर ये दोनों चार्जेस सिमिलर हैं, आपने 10th में पढ़ा हुआ है कि सिमिलर चार्जेस ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा और ये इधर जाएगा, यानी रिपल्शन होगी अगर ये सिमिलर चार्जेस हैं। हां, अगर ये अनलाइक हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए याद रखें जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अट्रैक्शन की भी हो सकती है, रिपल्शन की भी हो सकती है। किन के दरमियान? बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। समझ आ गई ये बात? तो कूलम लॉ के अंदर किसके हवाले से बताया गया? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? ये वो फोर्स है जो 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन की होती है। अब क्या कहता है कूलम इस फोर्स के हवाले से? ये देखिए, कूलम ने कहा कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स F हो तो ये अलामत देखिए, आपको पता है ये अलामत किस चीज की है? ये अलामत है प्रोपोर्शनैलिटी साइन। अब ये साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर लेफ्ट और राइट साइड पे चीजें बटे के ऊपर या दोनों बटे के नीचे हैं,
फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन के लेफ्ट और राइट साइड पे एक बटे के ऊपर एक बटे के नीचे है तो फिर इनके दरमियान कौन सा ताल्लुक होगा? इनवर्स ताल्लुक। तो मैंने ये साइन लिख दिया। तो कॉलम ने कहा एफ प्रोपोर्शनैलिटी साइन Q1 Q2, ये पहला पॉइंट है इस स्टेटमेंट का, पहला हिस्सा। ये क्या लिखा हुआ है? ये तो मैथमेटिक्स में लिखा है मैंने। अगर इसको अल्फाज में पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे, जरा गौर से सुनिए। व्हाट इज दिस? दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये क्या हो रहे हैं ज़र्ब, तो क्या कहेंगे? प्रोडक्ट, टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। दूसरा पॉइंट क्या कहा? दूसरा पॉइंट उसने कहा कॉलम ने कि यही जो फोर्स है ये आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको कैसे पढ़ेंगे? कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो ये दो हिस्से हैं स्टेटमेंट के जो मैंने मैथमेटिकली यहां पे जाहिर कर दिए हैं। अब जरा पूरी स्टेटमेंट सुन लीजिए, क्योंकि आप पहले टॉपिक के अंदर स्टेटमेंट हो सके तो इंट्रोडक्शन लिख दें, स्टेटमेंट लिखें तो स्टेटमेंट सुनिए क्या लिखेंगे आप। जो मैथमेटिक्स लिखी है उसको मैं पढ़ने लगा हूं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये कंप्लीट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब जब इनको मिलाएंगे तो ये बन जाएगी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। जब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ। अब इसमें अगर ये पूछा जाए कि K क्या है, तो ये तो हमें पता है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत को ख़त्म किया जाता है तो उसकी जगह दो चीज़ें, इक्वल का साइन और साथ कांस्टेंट आता है जिसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहा जाता है। तो भाई K इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नेम्ड एज कॉलम्स कांस्टेंट। K को क्या नाम देंगे? कॉलम्स कांस्टेंट। तो यहां मैं लिख रहा हूं वेयर K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नेम्ड एज कॉलम्स कांस्टेंट। ठीक है भाई। तो मैथमेटिकल फॉर्म हमने बना ली। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखनी है, स्टेटमेंट के बाद आपने ये मैथमेटिकल फॉर्म बनानी है, उसके बाद K के बारे में बताना है। अब आगे बढ़ाना है टॉपिक को तो K के बारे में मजीद बताना है। तो अगली हेडिंग देनी है आपने डिपेंडेंस ऑफ कॉलम्स कांस्टेंट K, यानी कॉलम कांस्टेंट। याद रखें कॉलम कांस्टेंट यानी K का इन्हसार दो बातों पे है, डिपेंडेंस दो बातों पे है। कौन कौन सी? नंबर एक, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि भाई आप K के लिए जो यूनिट्स हैं वो कौन से सिस्टम से रख रहे हैं। मसलन आपको शायद पता होगा कि यूनिट के 4 किस्म के सिस्टम हैं, CGS, FPS, MKS और SI, सिस्टम इंटरनेशनल। ये अक्सर आप यही पढ़ते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। तो जब आप ये सिस्टम चेंज कर देंगे ना तो इनकी वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा आपको। फोर्स का यूनिट MKS में या SI में न्यूटन है, लेकिन अगर उसको CGS में तब्दील करें तो वो डाइन है। और आपको याद होगा 1 न्यूटन बराबर है 10⁵ डाइन। देखें फर्क आ गया, जब सिस्टम चेंज किया तो उससे कीमत पे फर्क आ गया। उधर 1 था, इधर 10 की ताकत 5 आ रहा है। ये देखें एग्जांपल जरा, 1 न्यूटन बराबर है 10 की ताकत 5 डाइन। तो फर्क वैल्यू में क्यों आया? क्योंकि आपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। जैसे यहां पे अगर K का यूनिट हम SI में तब्दील करना चाहें तो कैसे तब्दील करेंगे? फार्मूले की मदद से। देखिए क्या फार्मूला बनेगा,
K बराबर आ जाएगा, ये फार्मूला बना रहा हूं ऐसे, और ये आ जाएगा FR² बटे Q1 Q2। तो इस फार्मूले के हिसाब से यूनिट बना फोर्स का न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर बटे कोलम जर कोलम कोलम स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर। ये है SI में। अगर इसे CGS में तब्दील करेंगे वैल्यू तब्दील हो जाएगी, अगर आप इसे FPS में तब्दील करेंगे वैल्यू तब्दील हो जाएगी। तो इसलिए उसने कहा कि सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंडेंस है, चेंज करेंगे K की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आगे चलते हैं नंबर 2। दूसरा जो इनसार है K का वो है नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन पॉइंट चार्जेस। भाई ये जो पॉइंट चार्जेस हैं इनके दरमियान मीडियम क्या है, कोई प्लास्टिक है, कोई रबर है, कौन सा मीडियम? अगर मीडियम आ जाए तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाए। ठीक है, एक और बात मैं आपको यहां पे एक हिंट, एक पॉइंट बता दूं कि जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो फार्मूले में मौजूद किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता होता। मसलन अगर K की डिपेंडेंस कहें फोर्स पे नहीं होगी, R पे नहीं होगी, Q1 पे नहीं होगी, Q2 पे नहीं होगी, क्योंकि ये यहां इस फार्मूले में कांस्टेंट है। इसका इनसार या तो नहीं होगा, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट बन जाएगा, अगर होगा तो वो कोई और नेचर होगी, टेम्परेचर हो गया, कोई और चीजों के ऊपर जो है वो डिपेंडेंस होगी। जैसे यहां पे K की डिपेंडेंस किन बातों पे है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे और नेचर ऑफ मीडियम पे बिटवीन चार्जेस। टॉपिक को आगे बढ़ाना है तो आगे कैसे बढ़ाएंगे, फॉर वैक्यूम या फ्री स्पेस। हमने अपनी बात जो कंप्लीट की है वो नेचर ऑफ मीडियम पे की है। अब टॉपिक को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाने के लिए आप खुद सोचें कि भी नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम तो डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, तो अगर डिफरेंट किस्म के हैं तो फिर K की वैल्यू क्या होनी चाहिए। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर कोई मीडियम हो ही ना, दो चार्जेस के दरमियान अगर कोई मीडियम मौजूद ना हो, वैक्यूम हो, फ्री स्पेस हो, तो K की कीमत क्या होगी और उससे कूलम फोर्स का क्या फार्मूला बन जाएगा। देखिए जरा, याद रखें फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए K की वैल्यू वैक्यूम के लिए यह होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू होगी। अब इसमें नई चीज आ रही है एप्सिलॉन नॉट, उसके बारे में सुन ले जरा। एप्सिलॉन नॉट क्या है, याद रखें एप्सिलॉन नॉट इसको कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी कीमत देखिए, याद रखना है 8.85 10⁻⁻12। ठीक है, और इसकी वैल्यू यही कांस्टेंट वैल्यू है। और इसका यूनिट अगर बात करूं, देखिए भाई K का यूनिट में ऊपर लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, लेकिन एप्सिलॉन नॉट का यूनिट K के यूनिट का उलट होगा। क्यों? क्योंकि 4 पाई का यूनिट तो है नहीं, बाकी इधर एप्सिलॉन नॉट बचा, इधर K बचा, तो K और एप्सिलॉन नॉट रेसिप्रोकल में आ रहे हैं। अगर रेसिप्रोकल में आ रहे हैं तो यूनिट भी रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो इसलिए यूनिट एप्सिलॉन नॉट का क्या बनेगा, इसका उलट क्या बनेगा, न्यूटन की जगह पर न्यूटन, मीटर स्क्वायर की जगह पर मीटर स्क्वायर, और ये कॉलम स्क्वायर बन जाएगा। ये यूनिट भी आपसे पूछा जा सकता है, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कॉलम स्क्वायर। ठीक है, बाद औकात कॉलम स्क्वायर बट्टे लिख देता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, एक ही मतलब है, बट्टे या माइनस वो पर आ जाएगा। अब इसके दो नाम याद रखिएगा, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि अक्सर भूल जाते हैं। एक इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस, और इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये अक्सर गलती कर देते हैं कि पूछा जाता है विच वन ऑफ देम इज इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नोन एज इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो अक्सर लिख देते हैं K। नहीं, K इज अ कॉलम कांस्टेंट, और इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कौन है, एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है, उसकी वैल्यू, उसका यूनिट भी आपने याद रखना है। तो अगर मैं यही वैल्यू पाई की कीमत तो मुझे पता है 3.14 पुट कर दूं मैं, तो K वैक्यूम यानी वैक्यूम के लिए K की कीमत जो है
वो निकल आती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसका यूनिट भी है। ऊपर मैंने K का फार्मूला लिखा, नीचे मैंने K की वैल्यू लिख दी फॉर वैक्यूम या फ्री स्पेस। तो उससे कूलम फोर्स क्या बन जाएगी? कूलम फोर्स बन जाएगी F वैक्यूम बराबर आ जाएगी। ये देखिए जरा कूलम फोर्स का फार्मूला, ये जनरल फार्मूला था। अब मैं इसमें ये लेके आ रहा हूं कि अगर फ्री स्पेस हो तब ये फार्मूला क्या बन जाएगा? K की जगह क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9×10⁹ इनटू बाकी सारा वैसे ही Q1 Q2 बटे क्या आ जाएगा? R²। तो भाई ये है कूलम फोर्स का फार्मूला फॉर वैक्यूम बिटवीन द चार्जेस। अगर चार्जेस के दरमियान कोई फ्री स्पेस हो, कोई मीडियम मौजूद ना हो, तो वैक्यूम वाली फोर्स का ये फार्मूला होगा जी, यहाँ पे लिख दिया। अब हम बात करेंगे कि अगर वैक्यूम ना हो, फ्री स्पेस ना हो दो चार्जेस के दरमियान, कोई मीडियम हो, और मीडियम भी कौन सा मैंने आगे लिख दिया है, डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक याद रखें मारूजी में आ सकता है कि इट इज ऑलवेज डाई इलेक्ट्रिक हमेशा इंसुलेटर होगा, विच कैन बी पोलराइज्ड, यानी जिसके मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलहदा हो सकें फील्ड के अंदर। ये आगे हम पढ़ेंगे, फिलहाल इतना याद रखें कि डाई इलेक्ट्रिक अगर मीडियम लें, कंडक्टर नहीं इंसुलेटर मीडियम लें दो चार्जेस के दरमियान, तो फिर कूलम फोर्स पे या कूलम कांस्टेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि मीडियम आने से चार्जेस की वैल्यू पे, सेपरेशन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाँ K पे फ़र्क पड़ सकता है। तो आइए देखते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले आप खुद सोचें कि दो चार्जेस एक दूसरे को इंटरैक्ट कर रहे थे, धक्के दे रहे थे या खींच रहे थे। अब अगर उन्हीं चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आ जाए, कोई इंसुलेटर आ जाए, यानी कोई दीवार आ जाए, तो क्या ख्याल है कि इनमें जो इंटरैक्शन है धक्के देने की या खींचने की जो इंटरैक्शन हो रही थी पहले, अब उस पे कमी होनी चाहिए, इजाफा होना चाहिए? कॉमन सेंस है कि अगर दरमियान में दीवार आ जाए तो वो एक दूसरे पे इंटरैक्ट पहले की निस्बत कम कर पाएंगे। इसका मतलब मीडियम आने से दो चार्जेस के दरमियान कूलम फोर्स रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। याद कैसे रखना है कि अभी मीडियम आएगा तो इंटरैक्शन कम हो जाएगी, यानी फोर्स कम हो जाएगी। तो इसलिए याद रखें कूलम फोर्स मीडियम वाली ये लेस देन होगी कूलम फोर्स वैक्यूम वाली से। ठीक है, मीडियम आने से कूलम फोर्स रिड्यूस हो जाएगी वैक्यूम वाली फोर्स से। अब सवाल है कितना रिड्यूस हो जाएगी? दुगना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना? तो जवाब है हम नहीं बता सकते जब तक हमें मीडियम का पता नहीं होगा। मसलन डिफरेंट मीडियम के लिए जाहिर है जो रिडक्शन है फोर्स में, जो कमी आ रही है वो डिफरेंट होगी। तो इसीलिए फिर एक फैक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बजाय हम दुगना, 3 गुना, 4 गुना कहने के बजाय हम फिर लिख देते हैं बाय, ये बता रहा हूं कितना कम हो गई, एप्सिलॉन आर। अब देखिए एक नया फैक्टर आ गया, इसके बारे में सुन लें ये क्या है भाई। एप्सिलॉन आर जो है इसके भी दो नाम हैं, एक इसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी या इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक नहीं बल्कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या नाम है? रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव इसलिए कहा गया क्योंकि इसको रिलेट करना है किसके साथ? स्पेस के साथ, क्योंकि स्पेस के लिए स्पेस के लिहाज से फिर रिलेट किया भी उससे इतना गुना बढ़ गई या उससे इतना गुना जो है वो इंक्रीज हो गई। तो रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको नाम दिया जाता है। इसकी वैल्यू पे मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं इसको फार्मूला बना लूँ कि मीडियम वाली फोर्स और वैक्यूम वाली फोर्स में क्या ताल्लुक होना चाहिए। देखें भाई, मीडियम वाली फोर्स वैक्यूम वाली फोर्स के साथ अगर मैं इक्वेट करना चाहूँ, क्योंकि ये कम है तो कंपनसेट करने के लिए एप्सिलॉन आर पे क्या कर दूंगा? डिवाइड। या दिस इंप्लाइज एप्सिलॉन आर की वैल्यू बराबर आ जाएगी, इसको इधर ले जाएं, मीडियम को इधर ले आएं, तो एफ वैक्यूम बटे क्या हो जाएगा? एफ मीडियम। अब देखें जो वैक्यूम वाली फोर्स है हमने कहा वो ज्यादा है,
मीडियम वाली फोर्स क्या है, कम है। जब ज्यादा को कम पे तकसीम करें जवाब एक से क्या आता है, ज्यादा। इसीलिए मारूजी के लिए याद रखना है एप्सिलॉन आर की वैल्यू फिक्स तो नहीं है, डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट है। हाँ एक पॉइंट तो है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो भाई इसमें मैं पुट करने लगा हूं मीडियम वाली फोर्स का फार्मूला बनाने के लिए। तो मीडियम वाली कोलम फोर्स बराबर आ जाएगी, इसका जवाब था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और इसको तकसीम कर दें तो F मीडियम बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ आ जाएगा एप्सिलॉन, ये नीचे आ जाएगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये है भाई कॉलम फोर्स का फार्मूला जब दो चार्जेस, पॉइंट चार्जेस के दरमियान मीडियम प्रेजेंट होगा। अब देख सकते हैं एप्सिलॉन आर के साथ फैक्टर आ गया, एप्सिलॉन आर, बाकी सारा वही है। ठीक है भाई, इसमें एप्सिलॉन आर की वैल्यू एक आपके सिलेबस के अंदर, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर साइड पे एक टेबल बनी हुई है, उसमें डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू लिखी हुई है, और थ्योरी के अंदर एयर के लिए लिखी हुई है, वो याद रखना है 1.0006, और इसका कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट, नो यूनिट। क्यों भाई, क्यों यूनिट नहीं है? इसलिए यूनिट नहीं है बिकॉज इट इज अ रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। ये फार्मूला भी याद रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं कि भाई जो हम फोर्स की बात करते आ रहे हैं, ये फोर्स तो हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, जिसमें हमने चार्जेस के साइन की बात नहीं की थी कि उनको सिर्फ प्रोडक्ट करना है, साइन हम मेंशन नहीं करते। अगर उसको वेक्टर फॉर्म में ले आना हो कॉलम फोर्स को तो कैसे ले आएंगे, देखिए ज़रा। आप हेडिंग देंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम फोर्स। कॉलम फोर्स को वेक्टर फॉर्म में किस तरह ले आएंगे, कॉलम्स फोर्स। हाँ जी, सबसे पहले मैं दोबारा मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख रहा हूं। क्या थी मैग्नीट्यूड फॉर्म? F बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम के लिए कर लें, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। मीडियम लेंगे तो साथ एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा। अच्छा भाई, ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है, इसको वेक्टर बनाना है। फर्स्ट ईयर के अंदर सेकंड चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि अगर वेक्टर को डायरेक्शन देनी हो ना, क्योंकि पता है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसको अगर डायरेक्शन देनी हो तो एक खास स्पेसिफिक वेक्टर होता है जिसे कहा जाता है यूनिट वेक्टर। क्योंकि यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड पे असर नहीं डालेगा, हाँ उसको सिम्प्ट दे, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो 1 को किसी भी चीज़ से ज़रब दें जवाब पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, हाँ डायरेक्शन ज़रूर मिल जाएगी। तो इसलिए भाई जब मैं इस मैग्नीट्यूड के साथ आर यूनिट वेक्टर लगाऊंगा तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, वेक्टर फॉर्म। सिर्फ और सिर्फ क्या तब्दीली की कि मैग्नीट्यूड के साथ पोजीशन यूनिट वेक्टर जो है वो लगा देना है। जैसे लगाएंगे तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी, वेक्टर फॉर्म। उसके बाद एक छोटा सा प्रूव है यहां पे देने लगा हूं कि ये जो चार्जेस सिमिलर हैं या अनलाइक हैं, सिमिलर तो पता है रिपेल करेंगे, अनलाइक जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। अगर गौर से देखें ऐसा नहीं है कि सिर्फ Q1 फोर्स लगा रहा हो Q2 पे, Q2 भी उतना ही फोर्स लगा रहा है Q1 पे। जैसे न्यूटन का तीसरा कानून, एक्शन का रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो यहां भी कुछ ऐसा ही सिलसिला है। तो Q1 पे अगर लगने वाली फोर्स को मैं नाम दे दूं F1 का, और Q2 पे लगने वाली फोर्स को F2 का नाम दूं, यानी F1 से मुराद फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और इसी तरह F2 से मुराद मैं यहां पे क्या ले रहा हूं, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो अब आपने क्या करना है, दो फार्मूले बन जाएंगे। एक फार्मूला होगा F1 का और ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 भी वैसे Q2 भी वैसे, क्योंकि दोनों चार्ज मौजूद हैं, फासला भी वैसे, सिर्फ यहां आ जाएगा R1 यूनिट वेक्टर, क्योंकि F1 है इधर। दिस इज इक्वेशन 1। इसी तरह इक्वेशन 2 के मुताबिक F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर R2 यूनिट वेक्टर। ठीक है, बुक में
F1 की जगह F1 2 लिखा हुआ है, परेशान नहीं होना कि 1 2 और इधर 2 1 लिखा हुआ है, यानी इधर 12 लिखा हुआ उधर 21 लिखा हुआ है। इससे क्या मुराद है, ये 12 नहीं है 1 2 है, यानी एक पर अमल कर रही है दो की वजह से, यानी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q2 यानी जो पहला डिजिट है, जो पहला नंबर है उस पे लग रही है, जो दूसरा है उसकी वजह से लग रही है। ठीक है, तो आप चाहें तो 1 2 लिखें, उसको 2 1 ना भी चाहें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हैं तो अलामात। तो ये दो फार्मूले बन गए। अब अगर ये देखा जाए, ये जो R1 यूनिट वेक्टर है जो कि इस सिमत में है, ये है R1 और R2 इस सिमत में है, ये दोनों हैं तो यूनिट वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड बराबर होती है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो क्या मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं R1 यूनिट वेक्टर माइनस R2 यूनिट वेक्टर के बराबर, यानी मैग्नीट्यूड में बराबर और नफी का मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इक्वेशन 1 में पुट करें, इक्वेशन 1 इंप्लाई F1 इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इनटू R1 की जगह माइनस R2 यूनिट वेक्टर। नफी बाहर निकाल लें तो F1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर R2 यूनिट वेक्टर। अब जरा गौर से देखें ये क्या है, इक्वेशन 2 के मुताबिक F2 है, तो F1 इज इक्वल टू आ गया माइनस F2। इस इक्वेशन का क्या मतलब है कि ये दो फोर्सेस Q1 पे Q2 पे बराबर है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट। ऐसी फोर्स को कहा जाता है म्यूचुअल फोर्स। तो कॉलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चार्ज दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा भी उतनी लगा रहा है। तो इसलिए ऐसे एक मारूजी आती है कि रेशो क्या होगी, 1:1। दो चार्जेस पे लगने वाली फोर्स क्योंकि बराबर है तो रेशो 1:1। बेशक एक चार्ज छोटा हो एक बड़ा हो, रेशो फोर्स की क्या रहेगी, 1:1। ये था आज का हमारा लेक्चर। चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट लिया हमने इंट्रोडक्शन, और उसके साथ जो है एक पहला टॉपिक पढ़ा कॉलम्स लॉ। तो आज के लेक्चर में जो चीज़ें हमने पढ़ी एक दो बार फिर से सुन लें। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा, जो चैप्टर का नाम था वो क्या है, उसमें से हमें पता चला कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, यानी चार्जेस को पढ़ेंगे वो सिर्फ जो रेस्ट में हो। उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स की मैंने डेफिनेशन बताई कि चार्जेस के दरमियान फोर्स। उसके बाद कॉलम्स लॉ पे आए तो कॉलम लॉ की मैंने कुछ हेडिंग बना दी, वो आपके लिए आसानी रहेगी लिखने के लिए। सबसे पहले स्टेटमेंट, उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्म बनानी है, उसके बाद नई चीज़ के आया था तो के बारे में लिखना है कि उसका निसार दो बातों पे है। वो मैंने लिखा कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स और नेचर ऑफ मीडियम। मीडियम की बात आई तो पहले मैंने कहा कि अगर मीडियम हो ही ना, वैक्यूम हो, तो फिर के की कीमत 9×10⁹ हो जाती है, और अगर मीडियम आ जाए तो उससे के की कीमत कम हो जाती है, जिससे कॉलम फोर्स भी क्या हो जाती है, रिड्यूस। तो मीडियम आने से फोर्स रिड्यूस हो जाती है। फिर उसके बाद हमने कहा कि कितना रिड्यूस हो जाएगी, एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू मैंने कहा ऑलवेज ग्रेटर दैन 1 होगी। क्यों, मैंने फार्मूले से भी बता दिया था। उसके बाद मीडियम वाली फोर्स बनाने के बाद मैं वेक्टर फॉर्म पे चला गया था। तो वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए सिर्फ क्या करना है, पोजीशन यूनिट वेक्टर लगा देना है, वो वेक्टर फॉर्म बन जाएगी। आखिर में एक छोटा सा प्रूफ दिया कि ये म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स कौन सी होती है, जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड यानी एक दूसरे पे लगने वाली। Q1 Q2 पे, Q2 जो है वो Q1 पे बराबर है, लेकिन सिमत क्या है, मुखालिफ है। ये मैंने प्रूव किया। एक मारूजी यहाँ पे आ सकती है, व्हाट इज़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कॉलम फोर्स। कॉलम फोर्स कौन सी लाइन पे एक्ट करती है, तो उसका जवाब है कि ये जो दो चार्जेस हैं, ये है लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। ये वो लाइन है जो चार्जेस को मिला रही है। तो आपने देखा कि फोर्स इस लाइन के अलोंग बन रही है। मैंने ऐसे नहीं ड्रॉ किया, ये गलत है। मैंने इस लाइन को देख के फोर्सेस की डायरेक्शन बनाई। इधर आ जाए तो ये लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, तो फोर्सेस उसी लाइन के अलोंग है। तो जवाब क्या है, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कॉलम फोर्स इज अ लाइन along joining the two charges. Thank you so much. Allah Hafiz.